Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are into chapter number 3, that is entrepreneurship development. Today we are going to start with page number 41, functions of entrepreneur. So open your textbook. Functions of an entrepreneur. First point is innovation. अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में जाना कि एंटरप्रेन्योर इज मोर देन अ बिजनेसमैन, तो उसकी एक्टिविटीज के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है और जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी एंटरप्रेन्योर इज बिजनेसमैन बट एवरी बिजनेसमैन इज नॉट अ एंटरप्रेन्योर. सो फर्स्ट थिंग इज इनोवेशन. एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर. कौन होता है वो? इनोवेटर. कुछ नया उसने इजाद किया. He introduced new combinations of means of production. Means मतलब यहां पर resources. New combinations of means of production मतलब प्रोडक्शन करने के नए नए कॉम्बिनेशन को वो क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है. He must introduce new product or bring changes in the existing product. तो जो नया प्रोडक्ट उसके माइंड में है वो जनता के सामने लेकर के आता है. जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी भी चल रहा हो तो उसके अंदर वो नॉवेल्टी लेकर के आएगा. आई रिमेंबर यहां पर एक डोसा वाला है. अब डोसा हमें समझ में आता है, नॉर्मल जैसा बनाया जाता है. ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको कुछ वैरायटी लानी है तो डोसा में मसाला डोसा हो जाएगा या और भी थोड़ी बहुत वैरायटी. बट उसने क्या किया, उसमें नूडल डोसा, पास्ता डोसा, चॉकलेट डोसा, ऐसे अलग अलग वैरायटीज उसके अंदर लेकर के आया. तो ये भी क्या है? स्मॉल लेवल पे एक इनोवेशन है. उसने कुछ नई वैरायटी बनाई. तो जो भी आपका करंट प्रोडक्ट है या आप नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसे बिजनेसमैन को हम इनोवेटर भी बोलते हैं. कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. तो कस्टमर इससे क्या होते हैं? सेटिस्फाइड होते हैं. इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज इन दी बिजनेस. अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो इनोवेशन की वजह से वो भी क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है. क्योंकि कस्टमर अगर कहीं पर डिससेटिस्फाइड है तो आप अपनी इनोवेशन की मदद से उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो. सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर. इनोवेटर हम ये दो सेंस में बोल रहे हैं. एक तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही चेंजेस लाना, मॉडिफिकेशन लाना. नंबर 2, determination of objectives. An entrepreneur has to determine the aims and objective of the business. हर एक बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है. ज्यादातर बिजनेस का तो एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. बट अदर देन दिस बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव देयर आर सम अदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो कॉस्मेटिक की दुनिया में नाम कमाना चाहता हूं. प्रॉफिट तो मोटिव है ही, बट उसका माइंडसेट है कि कॉस्मेटिक की दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए. आई शुड बी दी फर्स्ट रैंकर. तो सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग है. जैसे टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स ने क्या किया? उसका ऑब्जेक्टिव था कि कार मैन्युफैक्चर करके देना. लेकिन जब उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया टाटा नैनो कार का, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं था. उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसी कार बनाना जो वर्ल्ड की चीपेस्ट कार हो और उसको साधारण सा व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके. तो उस समय उसने 1 लाख रुपीस की कार लॉन्च की थी. तो बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अदर देन जस्ट प्रॉफिट अर्निंग. तो एंटरप्रेन्योर यहां पर डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, फिक्स करता है कि मेरे बिजनेस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है.
देयर में बी डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब इसमें दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, या जो उसने पहले डिसाइड किया था, मार्केट कंडीशन में चेंजेस की वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव को भी चेंज कर सकता है। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट, डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, वो मार्केट को डेवलप करता है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए डिफरेंट वेज कैसे कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योर सोचता है। अभी जैसे एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कौन सा ऑयल मैन्युफैक्चर करती है? इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल मैन्युफैक्चर करती है तो बहुत सारी कंपनियां जो इंजन ऑयल बनाती है, तो कस्टमर उसका ही इंजन ऑयल क्यों ले? तो उसने इसके बारे में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि कस्टमर मेरा ही इंजन ऑयल परचेस करे। तो उसने क्या किया, इंजन ऑयल के ऊपर उसने कैशबैक स्क्रैच कार्ड रख दिया। क्या रख दिया? कैशबैक स्क्रैच कार्ड। अभी कैशबैक स्क्रैच कार्ड में क्या होता है? 40 रुपीज, 50 रुपीज, या जो भी स्क्रैच करने पर आया वो उसको मिलेगा जो ये प्रोडक्ट को परचेस करता है। ठीक है ना? अब इसमें टू गेम है। अगर कस्टमर डायरेक्टली परचेस करता है तो ये कैशबैक उसको मिलेगा, और दूसरा, कस्टमर इंजन ऑयल खुद से बहुत कम डालते हैं, वो सर्विसिंग करवाते हैं जब अपने मोटर व्हीकल का, तो जो सर्विसमैन होते हैं ना, वो उसमें इंजन ऑयल डालते हैं। तो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि मुझे कैशबैक मिल सकता है, तो ये बात वो कस्टमर को नहीं बताते थे, कैशबैक खुद ही ले लेते थे। तो दोनों ही केस में कंपनी का फायदा है। अगर कस्टमर को डायरेक्ट कैशबैक लेना है तो वो भी ले सकता है, और जो हमारा वर्कर है मेन, जो इंजन ऑयल पुट करने वाला है, वो कैशबैक की लालच में हमारा ऑयल क्या करेगा? यूज करेगा। तो ये इनोवेशन है कि हम मार्केट को कैसे डेवलप करें, इसके कौन से नए तरीके हैं, कैसे डेटा को जनरेट करें, कस्टमर का माइंड फिक्स करें। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज, ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। कस्टमर के डिमांड को समझने के लिए वो सर्वे करा सकता है, रिसर्च करा सकता है। व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप्ड constantly, the demand of the consumer will increase। तो जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा, कस्टमर का डिमांड भी यहां पर इंक्रीज होगा। नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए रेडी रहता है। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। नया टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस आप करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल, न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। जबकि एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता है ना, वो चेंज आने पे रिजिड होता है। वो बोलता है कि ये क्या नई चीज आ गई, अब इसको भी सीखना पड़ेगा, इससे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बट एक एंटरप्रेन्योर होता है, ये इसको पॉजिटिवली लेता है कि न्यू प्रोडक्ट आया, नया टेक्नोलॉजी आया, तो मेरा काम जल्दी होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं और सर्विस दे पाऊंगा, मैं और प्रोडक्शन कर पाऊंगा, लाइक दैट। नंबर 5, गुड रिलेशन। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। तो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर मतलब जो बॉस है और जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ना कि रिजिड वन। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय इज द की ऑफ सक्सेस। एम्प्लॉय के बीच में क्या हो? कोऑर्डिनेशन हो। कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके का मेजर प्रेशर क्रिएट ना हो जिसके वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए।
एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाने लगे, ऐसा ना हो। उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसका ध्यान कौन रखता है, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, फंड्स का अरेंजमेंट। Entrepreneur needs to find out different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business. तो entrepreneur हमेशा इस ताक में रहता है, इस सर्च में रहता है कि उसको डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से मिल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को हमेशा फंड्स की जरूरत होती है। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टर के साथ अच्छा रिलेशन होना ये बहुत जरूरी है, तभी लोग इन्वेस्ट करें। नंबर 7 इज टेकिंग डिसीजन। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। Timely and correct decisions are also important and necessary for a proper business plan. Proper business plan के लिए समय पर डिसीजन लेना और करेक्ट डिसीजन लेना ये बहुत जरूरी है। He should always consider the pros and cons before taking any business decision. कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के पहले उसको उसका बेनिफिट या नुकसान इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस पॉइंट को देख करके मुझको याद आता है सर मिस्टर रतन टाटा। ये आज से 7-8 इयर्स बैक का एक स्टोरी है। रतन टाटा जी की जो कंपनी है उसके साथ में एक बहुत बड़ा डील होने वाला था। फॉरेन डेलीगेट्स ने उनके साथ मीटिंग की, सब बात किए, तो एक एग्रीमेंट का जो डेट डिसाइड होता है कि इस दिन दो कंपनी क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट करेंगे। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि टाइमली डिसीजन लेने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इन 3 to 4 डेज मीटिंग रखने को आ गई कि हम यहां पर इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। तो रतन टाटा जी ने वो जो एग्रीमेंट की कॉपी थी, हजारों पन्नों की कॉपी, क्योंकि कंपनीज के एग्रीमेंट ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, रतन टाटा जी ने मीटिंग रखी उस पूरे एग्रीमेंट को स्टडी करने के लिए, पूरे मेंबर्स को बुलाया और वो मीटिंग लगातार 3 दिन तक चली। खाना पीना वहीं पर, नींद आए तो सो जाना, बट लगातार 3 दिन तक वो पूरा एग्रीमेंट उन्होंने वहीं बैठ करके रीड किया, ताकि कंपनी को आगे कुछ नुकसान ना झेलना पड़े। हमारा एग्रीमेंट जो हम साइन करेंगे वो कॉन्क्रीट हो, प्रॉपर हो, डिसीजन में कोई मिस्टेक ना हो। तो सोचिए, खुद वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में 3 दिन लगातार उस एग्रीमेंट को उन्होंने एनालिसिस किया और वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही फिर सबको घर पर जाने की इजाजत दी। तो इतना क्रूशियल होता है एक एंटरप्रेन्योर, उसके लिए टाइमली और करेक्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज उसका जो नुकसान है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर हमने फिनिश किया फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट वन, ही इज अ इनोवेटर, तो इनोवेशन उसका एक फंक्शन है। नंबर 2, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होता है। नंबर 3, डेवलप मार्केट, वो अपने प्रोडक्ट के लिए किसी भी कीमत पर मार्केट को डेवलप करेगा, इतनी क्षमता वो रखता है कि कुछ भी करेगा बट मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी, हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए रेडी रहेगा। गुड रिलेशन, अपने कस्टमर से और बिटवीन द एम्प्लॉयज एक कॉर्डियल रिलेशन बना करके रखने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइजिंग फंड, फंड्स की जरूरत हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, तो वो हमेशा न्यू सोर्सेस के सर्च में रहता है। नंबर 7, टेकिंग डिसीजन, टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान होता है। ठीक है, सो आफ्टर फंक्शंस we can learn regarding entrepreneurship development. Which development? Entrepreneurship development.
So let us start with meaning part first. Entrepreneurship is a purposeful activity. Which activity? Purposeful activity. मतलब ये ऐसे ही randomly नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पस है. Of an individual or a group of associated individual. कोई एक व्यक्ति entrepreneur बन सकता है या एक ग्रुप, और ये एक्टिविटी उनके लिए एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर हम दो चीजों को ले रहे हैं, प्रोडक्शन को भी और डिस्ट्रीब्यूशन को भी. प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी देखिए, एंटरप्रेन्योर अलग था, एंटरप्रेन्योरशिप उसके बारे में हम देख रहे हैं, उसके फीचर्स देख रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक प्रोसेस है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम करते क्या है? नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं. It is the process where one decides to build a business career by finding the market option and mobilizing the available resources. तो मार्केट में सबसे पहले वो ऑप्शन सोचता है कि क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं. हमने यहाँ पर बात की कि न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश बिजनेस है और उसको आप कैरी ऑन कर रहे हो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोला जाता. एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोला जाता है? यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. जैसे देखिए, आज के मार्केट में आप देख रहे होंगे जो टी सेलर है ना, चाय लोग बना करके बेचते हैं ना, तो उसके अंदर एक तरह की, मैं बोल सकता हूँ, क्रांति लेकर के आगे जो महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुआ, एवले चाह. आपने सुना होगा, इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर महाराष्ट्र में मिलती है कि नहीं? तो इन्होंने टी सेलिंग को बहुत ही बड़े लेवल पे लेकर के गए, और इनका देख करके बहुत सारे लोगों ने टी इंडस्ट्री में अपना हाथ डाला. तो आजकल हम देखते हैं कि हर एक स्टेशन के आसपास आपको 3 से 4 चाय वाले बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चाय बनाते हैं और सेल करते हैं. और उनका देखने के बाद जो नॉर्मल टी सेलर थे ना, जिसको हम कट्टा बोलते हैं, जहां पर कटिंग बिकती थी, अब वो लोग भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं. बराबर है ना? तो ये जो एवले चाह है, तो इसने क्या किया? इसने एक प्रोफेशनल तरीके से इस चाय की बिजनेस को लॉन्च किया विथ अ वेरी गुड टेस्ट, और लोग अभी उसको फॉलो कर रहे हैं. तो उसको हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वही है. इस प्रोसेस में आपको करना होता है इनोवेशन. क्या करना होता है? इनोवेशन. एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन. बोलेंगे कि सर ये तो बात हमने एंटरप्रेन्योर में भी देखी थी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वही है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस की, जहां पर हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे. अब उसका बेस ही इनोवेशन है. उसका बेस क्या है? इनोवेशन. The introduction of new combination of various factors of production is innovation. तो innovation बोलते किसको है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स. जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं उसमें आप क्या कर रहे हो? कोई न्यू कॉम्बिनेशन लेकर के आ रहे हो, उसी को इनोवेशन कहा जाता है. A new product arrives in the market uses new production technology. नया प्रोडक्ट आएगा तो नई टेक्नोलॉजी यूज करेगा. Discovers new source of supply of raw material and opens a new market for the specific product. मैंने जैसे देखा, नितिन गडकरी जी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इथेनॉल और मिथेनॉल से चलने वाले जो व्हीकल है उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया. विंटर सीजन में जहां पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फसल को, जहां पर होती है पराली है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके खेत में, उसको जला देते थे.
तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये ज्यादा होता है, तो दिल्ली में काफी पोल्यूशन हो जाता था इसके कारण। तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि ये जो पराली होता है उससे हम इथेनॉल मिथेनॉल बना सकते हैं। ये एक इनोवेशन है, और उसका इस्तेमाल हम व्हीकल्स में कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है, एक नया मार्केट आ जाता है। क्या आता है, नया मार्केट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ऐसे कोई भी इनोवेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप focuses on the research and development to produce goods to satisfy the customer। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कस्टमर्स का जो लाइक और डिसलाइक है उसको ध्यान में रखा जाता है ताकि वो फुल्ली सेटिस्फाई हो सके। नंबर 2, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऑब्वियसली ये एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ये चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। An entrepreneur produces a new product for the customer as per their needs. He feels the need of this to satisfy human want and as well in exchange earn a better livelihood। तो वो ह्यूमन वांट को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है और साथ ही साथ कमा भी रहा है कि नहीं। मैं टीवी पे देख रहा था, एक पर्सन था जो मंदिरों में जाता था तो देखता था वहां पे लोग फूल चढ़ाते हैं। तो ये फूल का होता क्या है, फ्लावर्स है ना, हम हार फूल मंदिरों में जाकर के चढ़ाते हैं देवी देवताओं को। तो इस फूल का, हार फूल का होता क्या है, तो आफ्टर 2 days और 3 days ये पूरा का पूरा जो हार फूल है वो कहीं डस्टबिन में या कहीं पर समझ लीजिए जो पॉन्ड होगा है ना, वहां आसपास कोई तालाब होगा तो वहां पर फेंक दिया जाता था। तो इसने सोचा कि इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं। तो उसने इस फ्लावर को यूज करके अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया। किसका बिजनेस स्टार्ट किया, अगरबत्ती। तो वो क्या करता था, अपनी वैन से हर एक मंदिर में जाकर के डेली बेसिस पे वहां से फ्लावर कलेक्ट करता है और कुछ वर्कर को रख करके हर एक फ्लावर को सेग्रीगेट करता था, उसको फिर वॉश करके धूप में सुखाने के लिए रख दिया, फिर उसका पाउडर बनाया और पाउडर बनाने के बाद फिर उससे अगरबत्ती बनाया जो जिसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता था। तो देखिए, पूजा में जो फ्लावर्स यूज हो रहे थे और बाद में वेस्ट हो रहे थे, अब वो वेस्ट उसके लिए क्या बनने लगा, इनकम का सोर्स। पहला चीज तो एनवायरमेंट से पोल्यूशन दूर हो गया, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा, कस्टमर को एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों, उसमें 100% फ्लावर का इस्तेमाल हो रहा है ना, कोई भी उसमें आप मिलावटी सेंट यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरा, उससे आपका इनकम भी जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर आपको लाइवलीहुड मिलता है, आप पैसे कमा सकते हो कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करके। इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट वाज इनोवेशन, सेकंड पॉइंट वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जहां पर आप अर्न कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इट इज एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अब हमें कुछ अगर मैन्युफैक्चर करना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह लाना पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड खुद कौन, एंटरप्रेन्योर। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एटसेट्रा has to be considered to collect them under one roof for new production। तो कोई नया प्रोडक्शन आपको करना है तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह पे होने चाहिए और साथ ही साथ वहां पर प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी ये भी मौजूद होनी चाहिए। नंबर 4, क्रिएटिव एक्टिविटी। अब क्रिएटिव किससे कनेक्ट होता है, इनोवेशन से। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आपका इनोवेशन क्रिएटिविटी से ही जन्म लेता है। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन
Producing something new is a big challenge for the entrepreneur. Thus creativity is an essential part of entrepreneurship. तो हमेशा कुछ नया बनाना ये एक अपने आप में चैलेंज है। देखिए जैसे रेडीमेड गारमेंट सेल होते हैं ना, तो हर बार एक ही तरीके के कपड़े थोड़ी बनते हैं। जो ड्रेस मटेरियल है उसमें न्यू फैशन, न्यू डिजाइन, नया तरीका हमेशा सोचना पड़ता है। इसके लिए डिजाइनर क्या करते हैं, हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं कोई एक नया ड्रेस डिजाइन करने के लिए। तो क्रिएटिविटी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और एंटरप्रेन्योर ये चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट करता है और क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से इनोवेशन करता है। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप स्किल। A person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. सिर्फ प्रॉफिट के अलावा भी उसके पास कुछ और करने का हौसला होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट facet of entrepreneurship. तो यहां पर लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया। क्यों ऐसा? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर के चलता है और ऑर्गेनाइजेशन को कौन चाहिए, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर। अगर आप प्रॉपर लीडरशिप नहीं निभा पाए तो आपके एम्प्लॉय के बीच में क्वारल्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे और आपका बिजनेस स्मूथ फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये दो क्वालिटी तो होनी चाहिए। नंबर 6, स्किलफुल मैनेजमेंट। अभी ऊपर भी मैनेजमेंट की बात की थी, उसी को और एलॉबरेट करते हैं। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स on the management of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। With professional management and skilled manager, entrepreneurship becomes more successful activity. तो अगर आप प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हो और आपने स्किल्ड मैनेजर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, आप और सक्सेसफुल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाओगे। नंबर 6, रिस्क बियरिंग। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क which cannot be insured against and is incalculable. अनसर्टेनिटी अपने आप में रिस्क है कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है और आप उसे ना इंश्योर कर सकते हो ना कैलकुलेट कर सकते हो। Entrepreneur is an agent who buys factor of production at certain prices. Entrepreneur कौन है? एक एजेंट के जैसा है जो क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट, और उससे वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर, और उसको पता नहीं कि ये प्रोडक्ट जो बनेगा फ्यूचर में कितने में बिकेगा। Thus they too are risk bearing agent in production. तो ये भी क्या है, अपने आप में रिस्क है। अनसर्टेनिटी खुद ही एक रिस्क है। आपको पता नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केट में कितना डिमांड होगा, किस तरीके से आप बेच पाओगे, लेकिन आप रिस्क लेकर के काम करते हो। नंबर 8, गैप फिलिंग फंक्शन। The most significant feature of entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiency which always exists in the knowledge about the production function. तो हमेशा जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो सोसाइटी में डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप ढूंढता है। फॉर एग्जांपल, एक वेजिटेबल सेलर था, वो अपने बेटे को अपने साथ में रखता था वेजिटेबल सेल करने के लिए। तो उसके बेटे ने देखा कई बार कि ये जो वर्किंग वुमेन होती है ना, जो जॉब पे भी जाती हैं, तो ये बहुत घाई में होती है और वेजिटेबल परचेस करने में भी बहुत क्या करती हैं, बहुत स्पीडी वर्क करती हैं कि फटाफट इनको सब चीज जल्दी जल्दी चाहिए। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास जो वेजिटेबल है ना, अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स हम ऑलरेडी कट करके रखें इनटू पीसेस,
इससे क्या फायदा होगा? तो जो जॉब गोइंग वुमेन्स हैं उनको घर जाकर के इसको क्लीन करना, इसको कट करना, फिर यूज करना, है ना, इतना टाइम उनका सेव होगा। डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और जब उसने क्या किया, ऐसा करना स्टार्ट किया, है ना, वेजिटेबल्स को क्लीन करके, वॉश करके, कट करके उसने पैक करके रखना स्टार्ट किया, पहले स्मॉल क्वांटिटीज में। फिर देखा बहुत सारे कस्टमर ने कि अरे ये तो रेडीली अवेलेबल है, रेडी टू यूज, तो लोगों ने धीरे धीरे उसको परचेस करना स्टार्ट किया, उसका डिमांड बढ़ा, तो उसने और एक्टिविटी ऐसी बढ़ाई और धीरे धीरे उसका बिजनेस डबल हो गया। तो उसने गैप देखा, क्या देखा, गैप, कि मार्केट में क्या चाहिए। बिगेस्ट एग्जांपल आप जियो का ले सकते हैं। जब भी मुकेश अंबानी ने देखा कि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं ये कस्टमर को उतनी अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितनी अच्छी सर्विस वो डिजर्व करते हैं, और हाई कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तो उसने ये गैप देखा कि कस्टमर को इंटरनेट डेटा यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, और इतना अमाउंट पे करने के बाद भी उसको अच्छी सर्विस मिल पाती नहीं है। तो उसको मालूम पड़ा कि डेटा की जरूरत तो है ही, क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो सबसे सस्ता हो, कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके और डेटा को बेझिझक यूज कर सके। तभी उसने जियो को लॉन्च किया, और हमने देखा जियो के आते ही आने वाले 1 ईयर में, विद इन अ ईयर, ज्यादातर जो टेलीकॉम कंपनीज थे उनके जो यूजर थे वो पोर्ट कर लिया उन्होंने अपने फोन को जियो में। आज की तारीख में जियो को छोड़ के बाकी सारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं सब लॉस में है, इवन बंद होने की कगार में है। वोडाफोन और आइडिया जो मिक्स होकर के वी बन गया, आज वी भी बंद होने के कगार पर है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या ढूंढता है, गैप ढूंढता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और उस गैप को वो पूरा करता है। गेटिंग इट एवरीवन? अपकमिंग टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला प्रोसेस में आता है ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग से डेवलप किया जा सकता है। The traditional school of thought had been thinking that entrepreneurs are born and not made, है ना। हम अगर सुने टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, तो इनको देख करके लगता है कि इनका बिजनेस तो वेल सेटल था, है ना, गोदरेज। तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली बनते नहीं है, ये पैदा ही होते हैं, बचपन से ये ऐसे रहते हैं। लेकिन ऐसा थॉट किसका था? ट्रेडिशनल स्कूल, मतलब पहले ऐसा समझा जाता था। Whereas a modern observation mentions that some entrepreneurs may be born, but a large number of them can be made by education and training. तो कुछ होते हैं, ठीक है, धीरू भाई अंबानी जैसे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम या ना के बराबर की, बट बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ एंटरप्रेन्योर बॉर्न एंटरप्रेन्योर होंगे, बट ज्यादातर लोगों को तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है। हेंस टुडे देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। तो आज की तारीख में क्या जरूरत है कि हम उस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करें, उस तरीके की ट्रेनिंग दें जिससे फ्यूचर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हम बना सकें। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, इनोवेशन होगा, फैक्ट्रीज डेवलप होंगी, जॉब लोगों को मिलेगा, तो ओवरऑल नेशन भी डेवलप होगा, ठीक है ना। So training is a scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness. ट्रेनिंग है क्या? तो पहले ट्रेनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग है एक स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो पहले से प्लान किए गए हैं, एक सिस्टमैटिक कोर्स बनाया गया है जो आपको कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ता है और जो सब जगह पे एप्लीकेबल होता है, ऑल परवेसिव।
और जब आप ये ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं आपके ऊपर सुपरविजन रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है आपको, ताकि ये देखा जा सके कि आप कितने इफेक्टिव हैं, आपने कितना सीखा। इट इज एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो अगर किसी को मैनेजरियल डेवलपमेंट करना है तो उसको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। ट्रेनिंग broadens the vision of entrepreneur by providing them suitable opportunities for an interchange of experience within and outside of an industry। तो ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग आपका विजन ब्रॉड कर देता है, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता उसको ब्रॉड कर देता है। कैसे? एक सुटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमबीए करो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए के दौरान आपको ज्यादातर पार्ट थियरी तो ठीक है, थियरी सिखाई जाएगी, बाद में आपको केस स्टडीज आने लगेगी। एज अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको आना चाहिए कि पूरे बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकें। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत सारी कंपनीज के केस स्टडीज आपके सामने रखे जाएंगे कि टाटा ने कैसा ग्रो किया, रिलायंस ने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कैसे आया, टोयोटा कंपनी को क्या प्रॉब्लम आई, उसने उसको कैसे सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सब पढ़ाने के बाद फिर आपको एक बिजनेस का केस दिया जाता है कि बिजनेस के सामने ये प्रॉब्लम है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने जो ट्रेनिंग ली है आप इंप्लीमेंट करके उसमें आप अपना सॉल्यूशन बताते हैं। गेटिंग इट? तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका माइंड ब्रॉड होता है, विजन ब्रॉड होता है, जिससे आपको इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर क्या चल रहा है, क्या बेनिफिट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसका पता चलता है। इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो नए एंटरप्रेन्योर का जो स्किल डेवलप होना चाहिए ये इसको डेवलप करता है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मेथड, कंज्यूमर्स। इम्पार्ट्स मतलब प्रोवाइड करना, ये प्रोवाइड करता है। consumers education training exposes an entrepreneur to the latest development which can directly or indirectly affects him। तो ट्रेनिंग क्या करता है? उसको एक एक्सपोजर देता है, उसको इस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देता है ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन से डेवलपमेंट उसको इफेक्ट कर सकते हैं ये उसको पता, ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले सके। With the help of training, there can be minimization of excessive scraps। मतलब आप वेस्टेज को कम कर सकते हो, डिफेक्टिव आउटपुट्स एंड वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सारी जो वेस्ट मटेरियल है या स्क्रैप है उसको आप उससे मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ट्रेनिंग की मदद से एंटरप्रेन्योर की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। The process of training helps an entrepreneur to accept new technology, team spirit, standardization, reduce fatigue, है ना, टेंशन को कम करने में मदद मिलती है, minimizes industrial accidents etc। तो ये सब का बेनिफिट उसको कहां से मिलता है? ट्रेनिंग से। Some methods of training are लेक्चर मेथड। कुछ ट्रेनिंग थियोरेटिकल होते हैं, लेक्चर दे दिया। कुछ कैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन, आपको डेमो दे करके बताया जाएगा। देन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, 1-to-1 बेसिस पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा या ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मीटिंग हेल्ड की जाएगी, कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे और सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, कुछ एंटरप्रेन्योर भले ही बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो
बट ज्यादातर एंटरप्रेन्योर को एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू हम एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP. An entrepreneurship development program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive. मतलब कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसमें ये जो EDP है उसकी मदद करेगा। ये ऐसा एक कोर्स है, ये ऐसा एक प्रोग्राम है। एंड in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently. EDP is a device through which people with talent होना चाहिए यहाँ पर, या latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial venture, trained in managing the unit and guided in all aspects of starting a venture and enterprise. यहाँ पर क्या बता दिया, ये एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस मतलब एक टूल है ये, क्योंकि हम इसे बोल रहे हैं प्रोग्राम, एक हथियार है। अच्छा, इससे क्या होगा? थ्रू विच पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ऑलरेडी है और उसको निखारना बाकी है। उनको हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, ताकि वो नए नए इंडस्ट्रियल के जो वर्क हैं वो अपने हाथ में ले। उनको हम ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से यूनिट को मैनेज किया जाता है, गाइड करेंगे कि एक बिजनेस को, एक वेंचर को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। EDP was first introduced in गुजरात। देखिए स्टार्ट भी कहां से हुआ? गुजरात से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1970। ठीक है, 1970 एंड वाज स्पॉन्सर्ड बाय गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। मतलब इसको जो पैसा देने वाले थे, जो स्पॉन्सर करने वाले थे, वो थे गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। The EDPs are based on McClelland's experiments in काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ये पर्सन है मैककेलेंड्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कहां पर? काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, वेयर बिजनेसमैन वेर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। तो इन्होंने क्या किया? बिजनेसमैन को मोटिवेशन और ट्रेनिंग देना चालू किया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से हम बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दे करके, मोटिवेशन प्रोवाइड करके उनको क्या बना सकते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो EDP में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, और ऐसे पोटेंशियल मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढा जाता है जिनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, और बाद में हम ढूंढेंगे कि किस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चालू होगा एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। तो कि उसका जो ट्रेनर है कौन है ना, उसको सिलेक्ट करेंगे जो उसको ट्रेन करेगा। सिलेक्टिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर 7, एक्चुअल ट्रेनिंग। ये सब सिलेक्ट करने के बाद एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और नंबर 8, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। ये 8 प्रोसेस को फॉलो करने पर हम एक व्यक्ति को या एक बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करके, उसको आइडियाज बता करके, दिशा निर्देशन करके। ठीक है ना। इवन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज भी चलते हैं जहां पर आपको अपने लेवल पे, जैसे आपको, आपने देखा होगा कई बार कि आपको अगर एक्सपोर्टर बनना है
तो उसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो पर्सन आपको एक्सपोर्ट मार्केट में क्या क्या फायदा होता है वो पहले समझाएगा, फिर आपको कुछ 30 से 60 प्रोडक्ट बताएगा कि इस प्रोडक्ट में आप डील कर सकते हैं, कैसे डील करना है, कैसे कस्टमर्स को बुक करना है, कैसे आप पूरा प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी देगा। और अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यू कैन बिकम अ एक्सपोर्टर, है कि नहीं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन दी कंट्री। कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। सब जितना ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगे उतना कंट्री के लिए अच्छा है। नंबर टू ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से हम सबका इस्तेमाल कर पाते नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और जोर शोर से बढ़ेगी, तो ये जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो सोशली डिसएडवांटेज है, मतलब उनका कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है, या ऐसा एरिया पूरा का पूरा रीजन जिसका ग्रोथ नहीं हुआ है, उस एरिया में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें तो फिर क्या होगा, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। नंबर फोर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पर ग्रो होगी। वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो वहां पर स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री ये भी वहां पर ग्रो करेंगे। सो आई होप कि आप अब समझ पा रहे हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू और साथ ही साथ हमारा जो ईडीपी है उसके थ्रू हम एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो रिसेंट मतलब लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, क्या कर रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ये काम आ सकता है कि फ्यूचर में जाकर के अगर हमको भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और स्कीम। सो फर्स्ट वन इज स्टार्टअप इंडिया। आपने भी कई बार सुना होगा, न्यूज में भी कई बार आया है। तो क्या होता है स्टार्टअप इंडिया? A startup is defined as an entity having its headquarter in India, which was open less than 10 years ago. तो किसी भी स्टार्टअप को क्या बोलते हैं? ऐसा एंटिटी, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, तो उसको इंडिया में ओपन होकर के 10 साल से कम का पीरियड हुआ है। 10 साल से मतलब वो 10 साल से कम पुरानी है, उसको 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़। और उसका जो सेल्स है, एनुअल टर्नओवर, सालाना सेल्स 100 करोड़ से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च द आई मेड प्रोग्राम। विच प्रोग्राम? आई मेड, टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स to build 10 lakh मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्टअप। तो यहां पर इस इनिशिएटिव के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया? आई मेड प्रोग्राम करके लॉन्च किया, ताकि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है वो खुद का 10 लाख मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्टअप कर सके। इसके अलावा द मुद्रा बैंक स्कीम, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कनेक्टेड है, is an initiative by Indian government which aims to provide microfinance, low interest rate loans to entrepreneur from low social economic background। तो माइक्रो फाइनेंस है, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, है ना, अप टू 5 लाख रुपीज चाहिए, तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे, मे बी अराउंड 5% और 6% के इंटरेस्ट रेट पे
आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो मोदी जी के नेतृत्व में इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इंडिया को एक जॉब क्रिएटर का नेशन बनाना है, जहां पर जॉब क्रिएट होता है, ना कि जॉब सीकर का। देखिए आज की तारीख में हमारे यहाँ से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जो लोग अच्छा क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो बेटर पेमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए देश को छोड़ करके फॉरेन में चले जाते हैं। और जहां पर यूएसए जैसा, कनाडा जैसा कंट्री है, जर्मनी, रशिया जैसा कंट्री है, वो जॉब प्रोवाइडर बन जाता है, वो उनको जॉब प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो गुड ब्रेन्स हैं, है ना, वो कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री में, वहां पर काम करते हैं ताकि उनको बेटर पेमेंट मिले। मतलब हम एज ए इंडिया क्या बन जाते हैं, जॉब सीकर, और वो क्या बन जाते हैं, जॉब प्रोवाइडर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, ये उल्टा होना चाहिए। इंडिया एज अ नेशन शुड बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। Thus, the government wants to encourage entrepreneurship and to promote innovation. यहाँ पर innovation को promote कर रहे हैं, entrepreneurship को promote कर रहे हैं. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. तो ये एक ऐसा ecosystem बनाना चाहते हैं। ecosystem का मतलब क्या होता है, ऐसा एक environment create करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टअप करना चाहे तो वो इजीली कर पाएगा और उसको गवर्नमेंट से पूरी सहायता दी जाएगी, प्रॉपर हेल्प मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। देखिए अभी रिसेंटली इसको लॉन्च होकर के 5 इयर्स ही हुए हैं, 2016 में लॉन्च हुआ। इट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच विल नर्चर स्टार्टअप्स इन दी कंट्री। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, एनवायरमेंट बनाया जाए जिसकी वजह से हम स्टार्टअप्स की परवरिश कर पाए, स्टार्टअप को प्रमोट कर पाए, so that sustainable economic growth and large scale employment opportunity can be generated। ताकि एक लार्ज लेवल पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाए। Thus, Government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following cases। तो इसका फोकस किस पे है, 3 मेन फोकस है। पहला, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। अभी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में पहले बिजनेस ओपन करता था तो उसको फिर तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, और लाइसेंस लेने में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फिर अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, साइड द टेबल पैसा खाते थे, जिसकी वजह से प्रोसीजर और लंबा हो जाता था। ऐसा ना हो, प्रोसेस पूरा सिंप्लीफाइड रहे, इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स किया गया है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। हियर कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप्स विल बी मेड इजी। तो अगर आपको खुद का स्टार्टअप डालना है तो आपके लिए कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, बहुत इजी होंगे, बहुत टफ रूल्स रेगुलेशन नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल आल्सो बी अलाउड ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। अभी क्या होता था, कई बार आपने चलो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 करोड़ रुपीज कलेक्ट किया और 10 करोड़ रुपीज से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अभी एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले क्या होता था, बिजनेस अगर आपने चलो ट्राई किया 2 साल 3 साल और उसके बाद बिजनेस नहीं चला, तो जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल जाता है ना, तब तक आप बिजनेस को बंद नहीं कर सकते हो। बिजनेस को बंद करने में 7-8 साल लग जाते थे। अब आपका बिजनेस तो चल नहीं रहा, तो 7-8 इयर्स करने का क्या, तो वो बिजनेस लॉस करते 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 अपने डेट को और बढ़ा देता था, और जो हमारा एंटरप्रेन्योर था वो कुछ दूसरा नहीं सोच पाता था, उसका अमाउंट ब्लॉक हो जाता था कि अरे मेरा पूरा पैसा तो इस बिजनेस में फंसा हुआ, मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी इजी कर दिया कि अगर आपको नहीं जमता है ना, तो 1 साल के अंदर आपका बिजनेस को हम बंद करने का भी परमिशन दे देंगे, ताकि आप क्या कर सकें, आप स्विच कर सकें, अपने पैसे को बचा करके दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, आपका पैसा ब्लॉक ना हो। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें दिया गया है। फंडिंग
सपोर्ट एंड इंसेंटिव। यहां तक कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो हम भी इसमें क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, आपको सपोज जमीन देने की बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी देने की बात हुई है ना, जो गवर्नमेंट के पास है तो वो आपको बहुत सस्ते में, कम पैसे में मुहैया कराएगी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। मतलब क्या होता है, आप अभी नए नए हो, एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर एकेडेमिया पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन का इंतजाम किया गया। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इवेंट जैसा व्यापार मेला होता है ना, ट्रेड फेयर, वैसे स्टार्टअप फेस्ट रखा जाता है टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग। और वहां पर आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप स्टार्टअप को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो यहां पर इस तरीके का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। गेटिंग इट एवरीवन? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप्स एंड स्टैंड अप इंडिया, दोनों का बता रहे हैं यहाँ पे। ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। तो स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए 10,000 करोड़ का एक फंडिंग पूल बनाया गया है। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपके पास कोई इनोवेशन है और आप उसको क्या करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, पेटेंट कराना चाहते हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी क्या हो जाएगा, कम लगाया जाएगा। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर अ 90 डेज एग्जिट विंडो। तो यहां पर क्या है, अगर आपको बैंक्रप्सी फेस करना पड़ा तो आपके लिए एक 90 डेज का एग्जिट विंडो भी रखा है कि आप बिजनेस बंद करके निकल भी सकते हो विद इन 90 डेज। फ्रीडम फ्रॉम mystifying inspection फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको मुक्ति मिल जाएगी बार बार इंस्पेक्शन की। पहला 3 साल क्या होता है, बहुत इंस्पेक्शन होता है, चेकिंग होता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपने स्टार्टअप किया है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं है। कितने साल, 3 years। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। और बाकी जो दूसरे टैक्स होते हैं, है ना, कैपिटल गेन के अलावा, वो भी भरने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, तो आप अपने आप को कैसे और अपना गुडविल इंक्रीज कर सकते हो, तो उसका कंप्लायंस रखा गया है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रंस इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम रन किए जाएंगे जिसमें स्कूल्स को भी और 10 लाख बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम में। एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन दी कंट्री। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। हम पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका रखा है। और अगर आप हमारे यहाँ पर आते हैं तो 3 साल आपको कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 साल आपके यहाँ पर माइफेस्टेशन का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। 3 साल तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। ऐसे हम उनको क्या करेंगे, ल्योर करेंगे ताकि वो हमारे पास आए और बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एस राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, मतलब हम एक ट्रेड फेयर के जैसा लगाएंगे स्टार्टअप, कि लोग आकर के इस बिजनेस आइडियाज को सुने और अपने पैसे लगाए, जिससे नए नए स्टार्टअप्स और इंक्रीज हो। तो आई होप कि आपको इनका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया। सो वी विल एंड अप हियर, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।